क्या है, किरण प्रकाशिकी। और ये चैप्टर चलेगा समथिंग 4 से 5 है ना। मतलब दशहरे के पहले पहले 8 और 9 खत्म कर दो। ठीक, किरण प्रकाशिकी। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, प्रकाश के बारे में, है ना। प्रकाश कौन है, ये हमारा मित्र और हमारे साथ रहता है ना। कौन है प्रकाश, कौन है प्रकाश भाई, ये हमारा मित्र है और हमारे साथ रहता है ना। ये वाला प्रकाश नहीं है ना। ये कौन सा वाला प्रकाश है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का एक रूप है ना। क्या है ये, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जैसे किसी को देना है तो वो पढ़ सकता है यहाँ पर, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, और इसका काम क्या होता है सर, प्रकाश की वजह से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। क्या करते हैं, देख पाते हैं। नहीं, क्या बात समझ में। अब यहाँ पर प्रकाश की 2 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती है, 2, है ना। एक होती है आपकी यहाँ पर किरण प्रकाशिकी। क्या होती है, किरण प्रकाशिकी। और दूसरी होती है यहाँ पर तरंग प्रकाशिकी। क्या होती है, तरंग प्रकाशिकी। तो इसको थोड़ा समझाऊँ मैं। यहाँ पर किरण प्रकाशिकी में ये समझाया गया कि यहाँ पर जो प्रकाश है वो कैसा चलता है, सीधी रेखा। कैसा चलता है, सीधी रेखा में चलता है। और यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि जो प्रकाश है वो किसके रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है ना। तो यहाँ पर हमको कुल मिलाकर 8th, 9th और 10th चैप्टर, 8th, 9th और 10th चैप्टर में पूरी की पूरी क्या पढ़नी है, ऑप्टिक्स। मेजर ऑप्टिक्स जो पढ़नी है वो किसमें पढ़नी है, 8th और 9th में। और फिर द्वैत प्रकृति पढ़नी है अपने को 10th चैप्टर में, है ना। नेचर ऑफ डुअलिटी, है ना। द्वैत प्रकृति पढ़नी है अपने को किसमें, उस चैप्टर में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक बार हम बोल रहे हैं सर कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, एक बार हम बोल रहे हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो कौन सी बात सही है सर। यहाँ पर हम किरण प्रकाशिकी में ऐसा मानकर चलते हैं, और ये दोनों ही नेचर किसके हैं, प्रकाश के। किसके हैं, प्रकाश के, है ना। यहाँ पर जो किरण प्रकाशिकी को एक्सप्लेन किया था, या किसके आधार पर कही जाती है किरण प्रकाशिकी, यहाँ पर न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर। किसके आधार पर, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर, है ना। और यहाँ पर हाइगन का कौन सा सिद्धांत, तरंग सिद्धांत के आधार पर इसका नेचर कैसा पता चलता है, तरंग के आकार का। किसके आकार का, तरंग के आकार का। और कहा जाए तो मैंने आपको बता दिया, प्रकाश केवल और केवल क्या है, एक ऊर्जा है जो क्या है, कौन सी चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, जो लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा है ना। तो ये चैप्टर नंबर 8 नहीं है, 9 है ना। कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 है ना। ये पढ़ना आपने। तो यहाँ पर किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत अपन टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे सर, परावर्तन। क्या पढ़ेंगे, परावर्तन। दूसरा क्या पढ़ेंगे सर, अपवर्तन। तीसरा क्या पढ़ेंगे सर, वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब यहाँ किससे है, रंग से। वर्ण का मतलब यहाँ किससे है, रंग से। परावर्तन का मतलब है टकराकर लौट जाना। क्या है, टकराकर लौट जाना। अपवर्तन का मतलब है पार कर जाना, पार कर जाना। और वर्ण विक्षेपण का मतलब है पार करते हुए
7 रंगों में विभक्त हो जाना। हालांकि न्यूटन ने यहाँ पर इसके लिए इक्विपमेंट बताया, वो क्या है, प्रिज्म, है ना। आई क्या यहाँ तक बात समझ में। तो हमको इस चैप्टर में किरण प्रकाशिकी में मेनली कौन सी घटनाएं पढ़नी है, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, है ना। यदि हम हाइगन सिद्धांत के आधार पर बात करें, ये किसके आधार पर है, कणिका सिद्धांत के आधार पर किसके गुण बताए जा रहे हैं, प्रकाश के गुण है ना। मतलब प्रकाश कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है। यदि हाइगन सिद्धांत के बेसिस पर पूछा जाए तो यहाँ पर कौन सा गुण होगा, व्यतिकरण, कौन सा गुण पढ़ेंगे, विवर्तन, और क्या पढ़ेंगे, ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। व्यतिकरण की यदि बात करें तो व्यतिकरण क्या होता है, दो तरंगों का आपस में टकराना। ये सिर्फ मोटे मोटे तौर पर मैं घटना क्या है उस चीज को समझो। दो तरंगों आपस में टकराएगी तो हो सकता है जहाँ पर वो टकरा रही है उसका नेचर कुछ इस प्रकार हो कि वो ऊर्जा उत्पन्न करे, या हो सकता है कि वहाँ पर ऊर्जा का क्या हो जाए, विनाश, है ना। तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, दो तरीके के व्यतिकरण होते हैं। यदि विवर्तन की बात करें तो विवर्तन का गुण उतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता, फिर भी हम बोल सकते हैं कि विवर्तन किनारे से प्रकाश का टकराकर मुड़ जाना। ऐसा, हालांकि ऐसा होता नहीं है किनारे से टकराकर मुड़ जाए, पर फिर भी विवर्तन का जो बेसिक मीनिंग होता है यही होता है ना। अब इसको परछाई के तौर पर चैप्टर में समझेंगे। ध्रुवण का क्या मतलब होता है, सर अध्रुवित प्रकाश तरंगे एक साथ आई और एक सिंपल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो गई। मतलब ध्रुवण से यहाँ पर विजिबिलिटी ज़्यादा क्लियर होती है, और ध्रुवण का द्विगुण केवल किस में पाया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। किस में पाया जाता है, सॉरी, अनुप्रस्थ तरंगों में। किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, केवल अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब कण ऊपर नीचे गति करे और जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो कैसा हो, इनके लंबवत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। और जब कणों का जो विस्थापन है और जो ऊर्जा का स्थानांतरण है दोनों एक ही दिशा में हो रहा हो, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, ध्वनि तरंग। क्या है एग्जाम्पल, ध्वनि तरंग। तो हमको क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में, क्लियर हो गया क्या, ठीक। हमको हमारे किरण प्रकाशिकी में मेजरली कितने टॉपिक पढ़ना है, 3। कौन कौन से, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, है ना। अब इसी पर पढ़ने में अपने को कम से कम 4, 5, 6 क्लास लग जाएंगी। कोशिश करेंगे अपन 4 से 5 क्लास में इसको खत्म कर दे, और 3 से 4 क्लास में इसको खत्म कर दे, तरंग प्रकाशिकी, है ना। तो आज हम, वैसे ये सब आप लोगों ने 10th तक पढ़ा होगा, पर इसका बेसिक पढ़ेंगे आज अपन। और बेसिक में यहाँ पर सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं परावर्तन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, परावर्तन, है ना। ठीक, सबसे पहला टॉपिक क्या ले रहे हैं सर, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन भी। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि प्रकाश, मैंने बता दिया इसका टकराकर लौटना, और कौन सी ऐसी घटना है, कौन सा प्रकाश का ऐसा गुण है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कौन सा ऐसा गुण है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो कौन सा गुण है, वस्तुओं को देखने में महत्वपूर्ण, है ना। इसकी वजह से ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब जैसे सपोज दैट मैंने बोला कि यहाँ पर एक मैंने व्यक्ति बनाया, है ना, ये बढ़िया मोटू राम है ना। मैंने बोला इसको देखना है आपको, इसको देखने में क्या स्थिति होगी, सर यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आए, टकराकर लौट गई,
प्रकाश किरण आई, टकराकर लौट गई, प्रकाश किरण आई, टकराकर लौट गई, प्रकाश किरण आई और टकराकर लौट गई, है ना। तो यहाँ पर सपोज दैट ह्यूमन आई है, क्या है, ह्यूमन आई, क्या है, ह्यूमन आई, जो इससे देखना चाह रही। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ पर आएगी, आँखों पर, और आँखों में इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, और इस इमेज के माध्यम से हमको महसूस होगा कि हम इसको देख पा रहे हैं। आई क्या बात समझ में। ये क्या है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन यदि पूछेगी किसे कहते हैं, तो ऐसी परिघटना जिसके अंतर्गत प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाता है, और जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। सर परावर्तन की यदि बात करें तो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं सर, 2 प्रकार के। कौन कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है सर नियमित परावर्तन, रेगुलर परावर्तन, बोले तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, बोले तो इसको क्या कहते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। सब दोनों में क्या अंतर है। यदि हम बात करें कि यदि कोई तल ऐसा तल हो जिस पर आपतित प्रकाश किरण, ये कौन सी किरण है, आपतित प्रकाश किरण कैसी आपतित हो, समांतर आपतित हो, और परावर्तन के पश्चात कैसी जाए, परावर्तन के पश्चात कैसी जाए, समांतर जाए, परावर्तन के पश्चात कैसी जाए, समांतर जाए। अब यदि यहाँ पर मैंने कहा कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के, आपतित किरण जितनी भी आपतित किरणें हैं वो सब एक दूसरे के समांतर आपतित हो रही है, और परावर्तित किरण जितनी भी है वो सब एक दूसरे के समांतर परावर्तित हो रही है। ऐसी स्थिति में जो परावर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, नियमित परावर्तन। और ऐसा कब होता है, जब यहाँ पर तल आपका कैसा हो, समतल हो, तल आपका कैसा हो, समतल हो। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, तल आपका से कैसा हो, समतल। पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी मैंने कही बात यहाँ पर कि सर यदि परावर्तन को और थोड़ा सा प्रिसाइजली देखा जाए तो हमने कहा कि जिस माध्यम से क्या होगी, आपतित होगी, जिस माध्यम से आपतित होगी उसी माध्यम में क्या होगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन में यहाँ पर जिस माध्यम से आपतित होने वाली सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आपतित होती है, और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर क्या होती है, परावर्तित होती है। तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। इसको डेफिनेशन में उतारोगे तो माध्यम कैसा होगा, समान होगा। दूसरी बात, यदि मैंने बोला अनियमित परावर्तन, है ना, यहाँ पर मैंने बोला समतल, कैसा होगा, समतल प्लेन होगा, है ना। यदि मैंने बोला यहाँ पर जो परावर्तन हो रहा है उसमें आपका प्लेन जो है कैसा है, रफ है। रफ बोले तो इसको बोलते हैं खुरदुरा। क्या बोलते हैं, खुरदुरा। खुरदुरा बोले तो रफ, खुरदुरा बोले तो रफ, है ना। यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, टकरा कर क्या हो गई, इस प्रकार से लौटती जा रही है, इस प्रकार से लौटती जा रही है। ना तो यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण समांतर रूप से आ रही है, और ना ही परावर्तित किरण समांतर रूप से उसी माध्यम में लौट रही है। आपतित किरणें ना तो समांतर रूप से आपतित हो रही है, और उसी माध्यम में लौटने वाली परावर्तित किरणें अनियमित रूप से लौट रही है। इसको क्या बोलोगे, समांतर लौट रही है क्या, नहीं, अनियमित रूप से आपतित हो रही है और अनियमित रूप से लौट जा रही है। और ऐसी स्थिति में जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, खुरदुरा। तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन। क्लियर हो गया। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं सर, किसे कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन एक ऐसी घटना जिसके अंतर्गत प्रकाश जिस माध्यम से किसी तल पर आपतित होता है
उसी माध्यम में वह टकराकर लौट जाता है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश के। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण नियमित रूप से किसी तल पर आपतित होती है और उसी माध्यम में परावर्तन के पश्चात समांतर क्रम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? नियमित परावर्तन। और जब कोई प्रकाश किरण अनियमित रूप से कहाँ पर? खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है और उसी माध्यम में अनियमित रूप से परावर्तित किरणों के रूप में लौट जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है? अनियमित परावर्तन। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तीसरी बात, सर परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम, तो सर परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि एक मैंने क्या बनाया? परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या कहेंगे हम? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है सर? जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश को क्या करते? परावर्तित करे। 100% तो नहीं बोल सकते पर हम ऐसा आदर्श स्थिति में मानकर चलते हैं कि वो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ, है ना। तो मैंने कहा यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आई, आपतित हुई, तो जो प्रकाश किरण आती है और आपतित होती है उसे क्या कहा जाता है? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण, या इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं? सॉरी, इंसिडेंट रे, है ना। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे या आपतित किरण। और अब ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से उतर जाएगी? उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से वो आपतित हुई थी, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, या इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। आई क्या बात समझ में? अब यहाँ पर हम मेजर कहानी जो समझ रहे हैं कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है ना। आपतित किरण इस तल में, ये परावर्तक पृष्ठ को हम क्या कह सकते हैं? तल। क्या कह सकते हैं? तल या प्लेन, है ना। क्या कह सकते हैं? तल या प्लेन। ये हम किसके? नियमित परावर्तन की बात कर रहे हैं। तो ये तल कैसा होगा? प्लेन, एकदम समतल, है ना। तो मैंने बोला ये जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाए। क्या खींचा जाए? अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कहलाता है सर? आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। या इसको कहते हैं सर इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। और जब कोई प्रकाश किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तित कोण। क्या कहलाता है? परावर्तित कोण, जिसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। और ये इसको MN के रूप में दर्शाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला नियम ये कहता है कि सर ये जो बिंदु लिखा है मैंने, इसको क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना और समझना, चित्र देखकर याद हो जाएगा, है ना। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और उससे निकली परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या क्या बोला मैंने इसका फर्स्ट नियम? क्या बोला फर्स्ट नियम? आपतित किरण आपतन बिंदु पर
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आई के यहाँ पे बात समझ में। पहला नियम क्या बोला है कि भाई ये परावर्तन की घटना मैंने पूरी बना दी है। जब आपतित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में क्या हो, स्थित हो, तो ऐसी घटना केवल किसका नियम होगा, प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा यहाँ पर नियम कहता है कि सर जो आपतन कोण होगा I और जो परावर्तन कोण होगा R, वो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। मतलब जब कोई प्रकाश किरण जिस कोण से परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है वह उससे टकराकर उसी माध्यम में उसी कोण से वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश की परावर्तन के नियम क्लियर हुए क्या, चलिए नेक्स्ट बात हम करें प्रतिबिंब। क्या बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब, है ना। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्रतिबिंब की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब या इसको क्या कहते हैं, इमेज। क्या कहते हैं, इमेज, है ना। अब चूंकि कभी भी किसी वस्तु का क्या बनाया जाना है, वस्तु या बिंब, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसका प्रतिबिंब क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जिसका प्रतिबिंब क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है ना। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुई क्या। प्रतिबिंब क्या होता है, जब इसके लिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो से अधिक क्या होनी चाहिए, प्रकाश किरण। कितनी किरण होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक। कितनी होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक, है ना। प्रतिबिंब निर्माण के लिए कितनी प्रकाश किरण होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक। कितनी होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक। और ये प्रकाश किरण किससे आती है, किसी वस्तु या बिंब से आने वाली, किसी बिंब या वस्तु से आने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरण, इसमें परावर्तन या अपवर्तन की घटना में, इसमें परावर्तन या अपवर्तन की घटना में परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटान करती है, अब ये कटान के लिए मिलती है भी लिख सकते हैं, ना। मतलब दोनों एक बिंदु पर मिलती हो, जिस बिंदु पर मिलती हो या कटान करती है या कटान करती हुई क्या होती है, करती हुई प्रतीत होती है। कटान करती हुई प्रतीत होती है, कटान करती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को ही उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है।
किसका प्रतिबिंब? उस बिंदु को ही उस वस्तु का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। तो डेफिनेशन में कितनी चीजें हैं? किसी वस्तु या बिंब से आने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन की घटना में परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या कटान करती है या कटान करती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही उस वस्तु का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। सर यहाँ पर प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है सर कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा कौन सा होता है? आभासी प्रतिबिंब। कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जहां पर बिंदु पर क्या होता है? कटान होता है। क्या होता है? कटान होता है। और आभासी कौन सा होता है? जहां कटान करती हुई क्या होती है? करती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। कटान करती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? कई बार ऐसा है कि परावर्तित किरण आपस में जाकर टकराएगी और जिस बिंदु पर टकराएगी वहीं पर क्या बनेगा? हमारा इमेज बनेगा, बोले तो प्रतिबिंब बनेगा। या कई बार ऐसा है कि वो दूर जाते हुए दिख रही है तो उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो क्या करती है? किसी बिंदु पर कटाक्ष करती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है सर? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। सीधा बोले तो सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमें उल्टा लिख दिया। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है सर? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है? सीधा, है ना। मतलब इसमें हमेशा जो इमेज होगा वो कैसा दिखाई देगा? इन्वर्टेड, है ना। कैसा दिखाई देगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और इसमें हमेशा कैसा दिखेगा? सीधा। तो कहीं पर यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखेगा? उल्टा। और कहीं पर यदि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है मतलब वो हमेशा कैसा होगा? आभासी। ये तो क्लियर कट बात है। यहाँ पर आई क्या बात समझ में? क्लियर हुई क्या कहानी? ठीक। अब तुम सोचोगे कि सर आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? तो अभी अपने को आगे चैप्टर में पूरा प्रतिबिंब भी बनाना है, तो वहाँ बनाएंगे अपन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ क्या कहानी, है ना। परावर्तन के नियम क्लियर हुए क्या सर? वस्तु या बिंब क्या होती है? क्लियर हुआ क्या? आपतन किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये सब पूरी कहानी क्लियर हुई क्या? चलो आगे चले अपन। चलना ही पड़ेगा अपने को, अपन रुकने के लिए तो आया नहीं। क्यों है? आए क्या रुकने के लिए? नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं। दर्पण। अब यहाँ पर भी हमको एक ऐसी युक्ति की आवश्यकता है जो प्रकाश का परावर्तन करा सके। जो क्या करा सके? परावर्तन करा सके। फिर दूसरा इसमें अपने को टॉपिक पढ़ना है इसके प्रकार। क्या पढ़ने हैं? प्रकार। प्रकार में आपका पहला पढ़ोगे आप कौन सा? समतल दर्पण। कौन सा पढ़ोगे? समतल दर्पण। कौन सा पढ़ोगे? समतल दर्पण। दूसरा पढ़ोगे आप गोलीय दर्पण। दूसरा क्या पढ़ोगे आप? गोलीय दर्पण। क्या पढ़ोगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में आप कौन कौन सा पढ़ोगे सर? अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन सा पढ़ोगे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना। यहाँ पर समतल दर्पण को बोला जाता है क्या सर? प्लेन मिरर। क्या बनाया जाता है? प्लेन मिरर। इसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। क्या बोला जाता है? स्फेरिकल मिरर। अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर, है ना। और आपका उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। आई क्या यहाँ तक कहानी समझ में? तीसरा आपने को पढ़ना है परवलयाकार दर्पण। क्या पढ़ना है? परवलयाकार
दर्पण। पर्यावलयाकार दर्पण बोले तो सर पैराबोलिक मिरर। क्या होगा? पैराबोलिक मिरर। आई क्या कहानी यहाँ तक समझ में? ठीक। अब सबसे पहला प्रश्न तो यह आना चाहिए कि सर दर्पण क्या होता है? क्या होता है दर्पण, है ना? क्या होता है सर दर्पण? तो सर दर्पण एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को, जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देती है? संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है ना? और ये किसकी बनाई जाती है सर? इसका निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज कणों से। किससे होता है? ग्लूकोज कणों से। किससे होता है? ग्लूकोज कणों से इसका निर्माण होता है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब बात करते हैं किसकी? समतल दर्पण की। सर समतल दर्पण क्या होगा? तो समतल का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया। समतल मतलब क्या होगा? प्लेन। समतल मतलब क्या होगा? प्लेन। तो प्लेन का मतलब क्या होगा सर? कि सर हमेशा दर्पण को बनाने का एक नियम होता है ना? है ना? अब यहाँ पर दर्पण को ऐसी युक्ति बनाना है कि जो संपूर्ण प्रकाश को अपने ऊपर आपके संपूर्ण प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। अब चूंकि कांच से ही क्या बनाया जाता है दर्पण बोले तो ग्लूकोज कणों से। तो मैंने कहा कि सर हम हमेशा किसी भी दर्पण का कौन सा वाला भाग रजत लेपित करेंगे? क्या करते हैं? रजत लेपित बोले तो इसको क्या कहते हैं? रजत पॉलिश। रजत पॉलिश। या इसको कहते हो आप क्या? सिल्वर पॉलिश। क्या कहते हो? सिल्वर पॉलिश, है ना? क्या कहते हो? सिल्वर पॉलिश, है ना? अब सिल्वर पॉलिश हमेशा कौन सा भाग होगा सर? ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है। तो हमेशा कौन सा साइड सिल्वर पॉलिश होगा? राइट साइड। सर हमेशा दर्पण का कौन सा वाला भाग परावर्तक पृष्ठ होगा? तो हमेशा लेफ्ट वाला भाग। कौन सा वाला भाग? लेफ्ट वाला भाग क्या होगा सर? परावर्तक पृष्ठ होगा। क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। हमेशा कौन सा वाला भाग? लेफ्ट वाला। कौन सा भाग? लेफ्ट वाला। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ये कौन सा बन गया आपका? प्लेन मिरर। कौन सा बन गया ये आपका? प्लेन मिरर। अब मैंने बोला गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गोलीय दर्पण की। तो मैंने यहाँ पर कहा कि सर एक गोलीय मैंने लिया गोला। क्या लिया? गोला। इसको यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करके मैंने इसको इस तरीके से उठाकर रखा, ये इस तरीके से रख दिया। अब मैंने क्या नियम बताया सर? यहाँ से कट किया और इसको उठाकर रख दिया। इसका हमेशा कौन सा वाला भाग लेपित करेंगे अपन? राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाला हमने क्या कर दिया सर? रजत लेपित कर दिया। क्या कर दिया? रजत लेपित कर दिया। और रजत लेपित करने के साथ इसका जो परावर्तक पृष्ठ बना वो कौन सा बना? बाह्य पृष्ठ। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ जो है ये कौन सा वाला बना? बाया वाला। और जब इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा सर? उभरा हुआ होगा। कैसा होगा? उभरा हुआ होगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? उभरा हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, है ना? अब ये किससे निकला था? गोले से, है ना? तो किसी गोले का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? उभरा हुआ हो, और दाया पृष्ठ कैसा हो? रजत लेपित हो, तो ऐसा गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। आई क्या बात समझ में? मैंने कहा सर ये वाला पार्ट काटा मैंने। सर काट दिया मैंने, तो ये वाला पार्ट काट दिया। अब मैंने बोला हमेशा अपन कौन सा? राइट साइड वाला क्या करेंगे? रजत लेपित। तो राइट साइड वाला रजत लेपित किया, तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा बना सर? बाया वाला। कौन सा बना? परावर्तक पृष्ठ कौन सा बना? बाया वाला भाग। हमेशा बाया वाला भाग ही क्या बनेगा? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा बना? बाया वाला भाग। मैंने कहा कि सर जब परावर्तक पृष्ठ आपका कैसा हो? धसा हुआ हो। कैसा हो? धसा हुआ हो। कैसा हो? धसा हुआ हो। तो ऐसे दर्पण को क्या कहा जाता है?
अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण, है ना। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर कैसा हो? धंसा हुआ हो। और अच्छे से लिख देते हैं इधर, अंदर की ओर कैसा हो? धंसा हुआ हो, उसे हम क्या कह देते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ जिसका अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। पॉइंट क्लियर है क्या? है ना। अब लास्ट बचा परवलयाकार, है ना। तो परवलयाकार में क्या होता है कि इसका जो द्वारक होता है, द्वारक का व्यास कैसा हो जाता है? छोटा। द्वारक का व्यास कैसा हो जाता है? छोटा। मतलब अभी भी हम इसका कौन सा वाला भाग रजत लेपित करेंगे सर? कौन सा वाला भाग रजत लेपित करेंगे? राइट साइड वाला। कौन सा करेंगे? राइट साइड वाला, है ना। कर दिया। अब यहाँ पर ये भी अंदर की तरफ धंसा हुआ और ये भी अंदर की तरफ धंसा हुआ, दोनों में क्या अंतर है? तो सर यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई और टकराकर लौट गई, आपतित हुई और टकराकर लौट गई। परंतु यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो टकराई और टकराकर इधर रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुई और फिर इधर से इधर रिफ्लेक्ट हुई। तो कहने का मतलब यहाँ पर परावर्तन एक से ज़्यादा बार हो रहा है। परावर्तन एक से ज़्यादा बार होता है। मेजरली हम लोग यहाँ पर कौन से वाले पढ़ेंगे ज़्यादा? समतल और गोलीय दर्पण। आइए यहाँ तक कहानी समझ में। तो इसको क्या कहते हैं? परवलयाकार दर्पण। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई है। दर्पण किसे कहते हैं? ऐसी युक्ति जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है और किससे निर्मित होती है? ग्लूकोज कणों से निर्मित होती है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं सर। एक समतल दर्पण, दूसरा आपका गोलीय दर्पण और तीसरा आपका परवलयाकार दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अवतल दर्पण और तल दर्पण। आई क्या बात समझ में? जी, एक बार फटाक से देखो जरा, 2 मिनट। पानी पी लिया जाए थोड़ा सा। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई क्या? यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई क्या? अब चले आगे। पहले किसको खत्म कर दे? समतल दर्पण को। उससे पहले चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं, है ना। क्या समझ लेते हैं? चिन्ह परिपाटी। चलो पहले समतल दर्पण ही खत्म कर लेते हैं। क्या खत्म कर लेते हैं? समतल दर्पण, है ना। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन किसकी? सबसे पहले समतल दर्पण की, है ना। वैसे कई लोग इसको क्या मानते हैं? अच्छा, उससे पहले शब्दावली तो बता दो। पहले शब्दावली समझ लेते हैं। शब्दावली का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं आपके सामने कितने मिरर बना रहा हूँ? 3 मिरर। ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है सर? हाँ, समतल, है ना। ये कौन सा मिरर है सर? अवतल। ये कौन सा मिरर है सर? अवतल। और ये कौन सा मिरर है सर? उत्तल। ये कौन सा मिरर है? याद रखना, इनको सभी को मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैंने इस गोले से काटा है ना। किससे काटा है? गोले से। तो सबसे पहली शब्दावली आती है क्या सर? ध्रुव। क्या आती है? ध्रुव। ध्रुव या इसको कहते हैं क्या? पोल, है ना। ये क्या होता है? ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु। क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु। क्या होता है? ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव या पोल, है ना। तो सर मैंने यहाँ पर तो बना दिया ध्रुव। यहाँ पर ये मध्य बिंदु क्या हो गया सर? क्या हो गया? पोल। यहाँ पर भी सर मध्य बिंदु क्या हो गया? पोल। यहाँ पर भी सर मध्य बिंदु क्या हो गया? पोल। क्या हो गया? पोल। आई क्या बात समझ में? क्लियर। अब मैंने बोला कि जो समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण। मैंने कहा कि समतल दर्पण एक ऐसे गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या कैसी हो? अनंत। जिसकी त्रिज्या कैसी हो? अनंत। मतलब हमको नहीं पता, और उसका एक छोटा सा पार्ट हमने कट किया और उसको हमने क्या कर दिया? जूम कर दिया। क्या कर दिया? जूम कर दिया।
तो यदि उस वक्रता के, अच्छा पहले इसको समझा देता हूं। मैंने बोला इसका केंद्र कुछ यहाँ पर है। अब मैंने बोला इसको काटा इधर से, इसको काटा इधर से, इसको उठाकर मैंने ऐसा रखा और इसका राइट साइड क्या कर दिया, रजत लेके। तो मैंने बोला ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या इसकी क्या कहलाएगी सर, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या का नाम वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, है ना। यहाँ पर वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। डेफिनेशन कैसे दोगे, कहाँ से काट कर निकाला, गोलीय दर्पण से। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र उस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। मैंने बोला सर उत्तल दर्पण को भी मैंने यहाँ से काटा था, तो मैंने बोला सर इसका वक्रता केंद्र किधर साइड होगा, इसको कंप्लीट करोगे तो इसका वक्रता केंद्र किधर बनेगा, इधर। मतलब सर ये जिस गोले का भाग है उसका, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। आई क्या यहाँ तक बात समझ में। मैंने बोला क्या सर समतल दर्पण का भी वक्रता केंद्र हो सकता है क्या, मैंने बोला समतल दर्पण को हम क्या मानकर चलते हैं कि ऐसे गोले से इसको काटा है जिसकी त्रिज्या कैसी होगी, अनंत। और जिसकी त्रिज्या अनंत होगी तो उसका केंद्र कभी पता होगा क्या, नहीं पता होगा। आई क्या बात समझ में। मतलब इसकी त्रिज्या, इसका जो केंद्र होता है, केंद्र हमको नहीं पता, केंद्र कहाँ पर स्थित है, केंद्र बोले तो सी कहाँ पर स्थित है, अनंत में। कहाँ पर स्थित है, अनंत में। आई क्या बात समझ में। अब मैंने बोला कि यहाँ पर ध्रुव और वक्रता केंद्र, किससे, ध्रुव और वक्रता केंद्र, किससे बात कर रहे हैं अपन, ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा, कहाँ से बोला मैंने, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, ये कैसी रेखा है सर, ये कैसी रेखा है सर, काल्पनिक रेखा। कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से। कहाँ से होकर गुजरती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से। कहाँ से होकर गुजरती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से। कहाँ से होकर गुजरती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ क्या भाई, पॉइंट क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई क्या, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, क्लियर हो गया क्या। मैंने कहा भाई यहाँ पर कि अब जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इनके बीच की दूरी क्या होती है सर, आर। क्या होती है, आर, जिसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं सर, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या या कर्वेचर रेडियस। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं सर, कैपिटल आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से।
कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। आई क्या यहाँ तक बात समझ में, पॉइंट क्लियर हुए क्या। मैंने कहा कि इसको डिफाइन कैसे करोगे, परिभाषा लिखने के लिए आए तो कैसे लिखोगे, तो सर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। आई क्या यहाँ तक बात समझ में, पॉइंट क्लियर हुआ क्या। क्या बोला मैंने, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, क्योंकि इसको हमने कहाँ से काट कर बनाया है, गोले से। आई क्या बात समझ में। इसीलिए इनका वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या भी कैसी है, अलग अलग साइड है। कैसी है, अलग अलग साइड। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ क्या। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होता है, मुख्य फोकस। क्या होता है, मुख्य फोकस। फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, है ना। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच कौन सी दूरी है, वक्रता त्रिज्या। तो इस वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और इनका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, है ना। ये तो आपको समझने के लिए है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सर F हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होगा, R के मध्य बिंदु पर, है ना, R के मध्य बिंदु पर, है ना। अब एग्जाम में कैसे डेफिनेशन देना है, सर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण। क्या बोला मैंने, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस, है ना। क्या दोगे इसकी परिभाषा, क्या दोगे इसकी परिभाषा, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। दूसरी बात, यदि हम इसके केस में करें तो इधर आपतित किधर से होगी, लेफ्ट साइड से, क्योंकि परावर्तन पृष्ठ किधर है, लेफ्ट साइड। तो मैंने बोला मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से परावर्तित होती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो इन दोनों की साइमल्टेनियसली आप परिभाषा कैसे दोगे, जब किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आई क्या बात समझ में। ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसको लॉजिकली समझाना है तो क्या होगी, सर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी का मध्य बिंदु क्या होगा,
मुख्य फोकस होगा, है ना। और यहाँ पर इस मुख्य फोकस क्या बोला मैंने, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है भैया, फोकस दूरी क्या होती है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है सर, क्या होती है, तो मैंने क्या कहा, ध्रुव और फोकस दूरी के, फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और यहीं पर एक रिलेशन निकलता है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, मुख्य फोकस। क्या होता है, मुख्य फोकस। और कहाँ से नाप रहे अपन, ध्रुव से। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m। बोले तो फोकस दूरी किसकी दो गुनी होती है, सॉरी वक्रता त्रिज्या किसकी दो गुनी होती है, फोकस दूरी की। या तो हम बोल सकते हैं कि सर जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यहाँ तक आपने 10th में पढ़ा होगा इतनी सब कहानी। आई क्या बात समझ में। अब बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कैसा है, अनंत पर। कैसा है, अनंत पर। वक्रता केंद्र कैसा है, अनंत पर। तो सर इसकी त्रिज्या भी कैसी होगी, वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी, अनंत। वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी, अनंत। सर यदि उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी भी कैसी होगी इसकी, अनंत। फोकस दूरी भी कैसी होगी इसकी, अनंत। ये पॉइंट दिमाग में रखना, मैं जरूर दूंगा इसको आगे चल के, है ना। क्या बोला मैंने कि इसकी वक्रता केंद्र कैसा होता है, अनंत पर स्थित होता है। वक्रता त्रिज्या भी कैसी होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी भी कैसी होती है, अनंत। आई क्या बात समझ में। यहाँ पर जितने पॉइंट बताए सब क्लियर हुए क्या। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, द्वारक। कौन सा, द्वारक। कौन सा, द्वारक। द्वारक या इसको कहा जाता है एपरेचर। क्या कहा जाता है, एपरेचर, है ना। क्या कहा जाता है, एपरेचर, है ना। क्या कहा जाता है, एपरेचर, है ना। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, mn से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, mn से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, mn से। गोलीय दर्पण की वृत्तीय सीमा रेखा का व्यास। क्या बोला मैंने, गोलीय दर्पण की वृत्तीय सीमा रेखा का व्यास। गोलीय दर्पण की वृत्तीय सीमा रेखा का व्यास। गोलीय दर्पण की वृत्तीय सीमा रेखा का व्यास। गोलीय दर्पण की वृत्तीय सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। क्या कहलाता है, द्वारक। क्या कहलाता है, द्वारक। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं सर, mn से। किससे प्रदर्शित करते हैं, mn से। और एक नियम है कि सर द्वारक mn का मान ऑलवेज छोटा होना चाहिए किससे, वक्रता त्रिज्या से। किससे छोटा होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या से हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा। द्वारक का मान वक्रता त्रिज्या से हमेशा कैसा होना चाहिए, छोटा। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई क्या, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई क्या सर। अभी तक क्या क्या पढ़ा, फटाफट देखो, फटाफट देखो, फटाफट देखो क्या क्या पढ़ा अपन। सर सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। प्रकाश के हमको कितने नेचर देखने हैं, दो नेचर, एक किरण के रूप में, एक तरंग के रूप में, है ना। किरण के रूप में प्रकाश कैसा चलता है, सीधी रेखा में चलता है। और सीधी रेखा में चलने के कारण ये परछाई बनाता है। भाई आप गए, टकराया, वो लौट गया उधर साइड, प्रकाश पहुंचा ही नहीं तो परछाई बन जाएगी, है ना। ये सब किसने प्रूव किया, न्यूटन के कणिका सिद्धांत ने। इसी कारण यहाँ पर हमको कौन से गुण पढ़ने हैं, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के गुण पढ़ने हैं, है ना। फिर तरंग प्रकाशिकी बोले तो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हमको प्रकाश के तरंग रूप का अध्ययन करना है ना। इसको एक्सप्लेन किसने किया, तरंग सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत, है ना। इसके गुण कौन कौन से, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। आई के बात समझ में। फिर हमने देखा क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं, दो, नियमित और अनियमित, है ना। फिर हमने बोला कि यहाँ पर परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो आपतित किरण आपतन बिंदु
पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। फिर प्रतिबिंब देखा तो किसी वस्तु या बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें कितनी होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक। प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन की घटना में परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यदि मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई तो आभासी प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, उल्टा, और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, सीधा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। फिर हमने देखा दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश का क्या कर देती है, परावर्तन कर देती है। किससे बना होता है, ग्लूकोज कणों से बना होता है ना। प्रकार कौन कौन से होते हैं सर, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2, अवतल और उत्तल। अवतल का मतलब पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ, उत्तल का मतलब उभरा हुआ है। दोनों किसके भाग है, एक गोले के कटे हुए भाग है। क्लियर हुई क्या कहानी। फिर हमने बात की यहाँ पर सर कि यहाँ पर शब्दावली देखी, ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या है सर, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है सर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है सर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। सर फोकस दूरी क्या होती है, सर फोकस दूरी मुख्य अक्ष पर स्थित ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु के बीच मध्य बिंदु से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। या डायरेक्ट मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। सर द्वारक क्या होता है, द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। द्वारक हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या से छोटा होना चाहिए, है ना। वक्रता त्रिज्या हमेशा किसकी, फोकस दूरी की 2 गुनी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। समतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो कैसा होता है, अनंत पर होता है। वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, अनंत होती है। और यहाँ पर फोकस दूरी भी कैसी होती है, अनंत होती है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। फटाक से एक और पॉइंट देखो, चिन्ह परिपाटी और किरणों के प्रकार, है ना। क्या देख रहे हैं अपन, चिन्ह परिपाटी। इसको बोला जाता है कई बार कार्तियन चिन्ह परिपाटी। क्या बोला जाता है, कार्तियन चिन्ह परिपाटी। क्या बोला जाता है, कार्तियन चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है, कोई भी दर्पण लो, है ना। तो सबसे पहला नियम क्या है, जितनी भी दूरियां होगी सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। कहाँ से मापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, है ना। अब मैंने एक दर्पण बना लिया, ये दर्पण का क्या बना लिया मैंने सर, ध्रुव, है ना। अब प्रकाश किरण किस दिशा में आती है, इधर से आएगी, है ना। तो ये किसकी दिशा होगी सर, प्रकाश किरण की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी, प्रकाश किरण की दिशा हो गई, है ना। और मैंने कहा कि ध्रुव से होकर गुजरने वाला जो अक्ष होता है वो क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष। क्या होता है सर, मुख्य अक्ष। क्या होता है, मुख्य अक्ष। आई क्या बात समझ में, है ना। अब मैंने कहा कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से, है ना। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से, पहला नियम। और मैंने कहा कि ध्रुव से प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई, प्रकाश किरण की
दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसी ली जाएगी सर? धनात्मक। कैसी ली जाएगी? धनात्मक। और प्रकाश ध्रुव से प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत नापी गई सभी दूरियां कैसे ली जाएगी सर? ऋणात्मक। दूसरा नियम क्या बोला कि पहला क्या बोला? सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। आई क्या बात समझ में? मैंने कहा मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां कैसी लेंगे? धनात्मक। और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर सभी दूरियां कैसी लोगे? ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक। तो कितने हो गए? 2 और 3। कितने नियम हो गए? 3, है ना। चौथा नियम याद रखना, वस्तु हमेशा किस ओर रखी जाएगी? दर्पण के बाईं ओर। क्यों दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी? क्योंकि सर परावर्तक पृष्ठ किधर है? दर्पण के बाईं ओर है। किस ओर है? दर्पण के बाईं ओर। चौथा नियम क्लियर। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी सर? बाईं ओर। कहाँ रखी जाएगी? बाईं ओर। आई के बाद समझ में पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पर याद रखना सर, यू क्या है? यू क्या है सर? यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है? u। v क्या होती है सर? दर्पण से किसकी दूरी होती है सर? प्रतिबिंब की दूरी होती है। किसकी दूरी होती है? प्रतिबिंब की दूरी। v क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होती है? दर्पण से वस्तु की दूरी। और v क्या होती है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। सर स्मॉल f क्या होती है? दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी। दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु की दूरी क्या होती है सर? की दूरी क्या होती है सर? दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस दूरी। क्या होती है? फोकस दूरी। पॉइंट क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? आई क्या बात समझ में? तो मैं यदि यहाँ पर इस डायग्राम को व्यवस्थित बनाऊं, इस डायग्राम को क्या बना दूं एक बार व्यवस्थित, तो तुमको रूल्स समझ में आ जाएंगे। रूल्स समझ में आ जाएंगे, है ना। मैंने बोला सर, मैंने यहाँ पर क्या लिया? एक दर्पण लिया। क्या लिया? दर्पण। इस तरीके से क्या ले लिया? एक दर्पण। कौन सा दर्पण है सर? ये समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है सर? समतल दर्पण, है ना। मैंने बोला इसका मध्य बिंदु क्या ले लिया सर? मैंने ध्रुव। ये क्या ले लिया सर? मैंने P, है ना। मैंने बोला इस पर मैंने क्या खींच दिया? मुख्य अक्ष। क्या खींच दिया? मुख्य अक्ष। क्या खींच दिया? मुख्य अक्ष। वस्तु हमेशा किस पर रखी जाएगी? मुख्य अक्ष पर, परावर्तक पृष्ठ के बाईं ओर, है ना, दर्पण के बाईं ओर। तो मैंने बोला यहाँ पर मैंने एक वस्तु रख दी। क्या? AB। क्या रख दी मैंने? वस्तु AB। क्या रख दी? AB। क्या रख दी? AB, है ना। अब मैंने बोला कि वस्तु की ये दूरी हो गई। अब मैंने बोला मान के चलो कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है आपका? इधर साइड। किधर बना है? इधर साइड, दर्पण के पीछे। कैसा दिख रहा है ये? सीधा। सीधा मतलब कैसा बन गया? आभासी। कैसा बन गया? आभासी, है ना। आई क्या बात समझ में? ठीक। अब मैंने कहा कि ये वस्तु रखी है और वस्तु की कहाँ से दूरी नापोगे? ध्रुव से। तो ध्रुव से चलना पड़ेगा किधर की तरफ? इधर की तरफ। सब प्रकाश किरण किधर जाती है? इधर की साइड। प्रकाश किरण किधर जाती है? इधर की साइड। और हमको दूरी नापने के लिए चलना पड़ रहा है प्रकाश किरण के विपरीत। तो यहाँ पर जो u होगी वो ऑलवेज कैसी होती है? नेगेटिव, है ना। कैसी होती है? नेगेटिव। आई क्या बात समझ में? मैंने बोला सर प्रतिबिंब किधर है? इधर।
तो ये क्या बन गया सर, ए डैश बी डैश क्या बन गया, प्रतिबिंब। मैंने कहा सर मैं ध्रुव से किधर चलूंगा, इधर की ओर, क्योंकि ध्रुव से ही नापोगे सभी दूरियां। तो मैंने बोला सर इस डायरेक्शन में चलने पर आप प्रकाश किरण की दिशा में चल रहे हो। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की, ये क्या होगी, v। तो ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, पर अभी के केस में कैसी है सर, धनात्मक। मैंने बोला इससे ऊपर की तरफ ये वस्तु की हाइट है, ये क्या है, वस्तु की हाइट, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। मैं कहाँ से नाप रहा हूँ, मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर, तो ये कैसे दिखाई देगी, धनात्मक। ये भी मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर निकाल रहा हूँ, तो ये भी कैसी होगी, धनात्मक। आई क्या बात समझ में। यदि सपोज दैट बाई चांस यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ की तरफ बना होता, नीचे की तरफ, तो ये कैसी हो जाती, ऋणात्मक, क्योंकि नीचे की तरफ नाप रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, तो चिन्ह परिपाटी क्लियर हुई। u क्या होता है, v क्या होता है, समझ में आया क्या, है ना। अब चूंकि यदि मैंने बोला कि सपोज दैट इसका वक्रता त्रिज्या किधर होगी, इधर होगी, किधर होगी, इधर की तरफ होगी या नहीं होगी, है ना। तो मैंने बोला इसका जो r होगा, ये मैंने बोला c है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की, होता नहीं है, मान के चलो, है ना। तो इसका वक्रता केंद्र कैसा लूंगा मैं, धनात्मक। कैसा लूंगा, धनात्मक। मैंने बोला इसका मध्य बिंदु फोकस दूरी भी कैसी होगी, इधर। तो ये फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी, धनात्मक। आई क्या बात समझ में। धनात्मक नहीं होगी ना, ऋणात्मक होगी, क्योंकि इधर नाप लो, कैसे नाप लो, इधर, ऋणात्मक। अब चूंकि इसका अनंत होता है, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, पर एक मानने के लिए मैंने बता दिया। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। पर एक्चुअल में इसका प्लस होगा कि माइनस होगा नहीं बता सकते, क्योंकि अनंत है। अनंत का मतलब भौतिकी में क्या होता है, जिसको हम नहीं जानते। क्लियर हुई क्या। लास्ट टॉपिक है प्रकाश किरण। क्या है, प्रकाश किरण। क्या है, प्रकाश किरण। अब अपन इसको केवल और केवल किसके बिहार पर समझेंगे सर। एक तो सबसे पहले लेंगे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, और एक लेंगे सर उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में बोलूँ चाहे उत्तल दर्पण में बोलूँ, हमेशा कौन सा पृष्ठ रजत लेपित होगा, बायां पृष्ठ, है ना। मैंने बोला इसका मध्य बिंदु क्या होता है सर, ध्रुव। इसका मध्य बिंदु क्या होगा सर, ध्रुव, है ना। और मैंने कहा कि सर इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर साइड, ये सी हो गया। और इसके बीच की दूरी कैसी होगी, इसके बीच की दूरी कैसी होगी, आर, है ना। यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। इसका वक्रता केंद्र किधर होगा सर, इधर साइड होगा या नहीं होगा। इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर साइड। बोले तो मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अब मैंने बोला यहाँ पे किरण के प्रकार, किरण कितने प्रकार की होती है सर, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है सर, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 4। एक मैंने कहा, अच्छा एक और बना देते हैं इसका, मुख्य अक्ष का, इसका वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस। क्या होता है, मुख्य फोकस। इसका मुख्य फोकस किधर होगा, इधर साइड। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, स्मॉल एफ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, स्मॉल एफ। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ क्या पॉइंट, कभी क्लियर हुआ क्या। मैंने कहा कि मैं इनको हटा दे रहा हूँ, नीचे की तरफ ले रहा हूँ। इसको कहाँ ले लिया मैंने, नीचे की तरफ, है ना। इसको भी मैंने हटा दिया, इसको मैंने कहाँ ले लिया, नीचे की तरफ। आई क्या बात समझ में, क्लियर। आई क्या बात समझ में, इधर तो जरूरत नहीं। मैंने कहा सबसे पहली किरण कौन सी होगी, तो वाइट से बना, है ना। एक प्रकाश किरण किसके कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और मुख्य अक्ष के कैसे आएगी, समांतर। और परावर्तन के पश्चात कहाँ से ऊपर जाएगी सर,
मुख्य फोकस से, कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, है ना। मैंने क्या कहा, मुख्य अक्ष पे कैसे आएगी सर, समांतर। मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। आई के बात समझ में। तो पहली प्रकाश किरण का नेचर समझ में आएगा सर। पहली प्रकाश किरण का मतलब क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पहली प्रकाश किरण समझ में आ गई। दूसरी मैंने कहा यहाँ पर मैंने बना दिया इसको किससे, इस वाली लाइन से। मैंने कहा यदि प्रकाश किरण किससे होकर आएगी, मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर क्या हो, आपतित हो। किससे होकर हो, मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित हो या आपतित होती हुई क्या हो, प्रतीत हो। 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 ये प्रतीत हो रही है ना। तो परावर्तन के पश्चात सर्वो परावर्तन के पश्चात किसके समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। किसके समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। किसके समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो दूसरा नेचर समझ में आया। पहली क्या बोला मैंने, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी मैंने बोला यदि मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है दर्पण पर तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और यदि आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी परावर्तन के पश्चात। तीसरी मैंने कहा कि सर ये कहाँ से होकर जा रही है, सर ये कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से। कहाँ से होकर जा रही है सर, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है। कहाँ से होकर आपतित होती है, वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, या मैंने कहा सर वक्रता केंद्र से आती हुई आपतित प्रतीत होती है। कैसी, वक्रता केंद्र से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो वो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, मतलब इसका कोई परावर्तन नहीं होता। चौथी क्या है सर, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ पर आपतित होती है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। जब कोई प्रकाश किरण कहाँ आपतित होती है, दर्पण के ध्रुव पर। जब कोई प्रकाश किरण कहाँ आपतित होती है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। तो परावर्तन के पश्चात वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। मतलब जो सर आई होगा वही क्या होगा, आर होगा। आई बराबरी से क्या होगा, आर होगा। आई बराबरी से क्या होगा, आर होगा। तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौटती है। तो यहाँ पर ये हो गई 3 और ये हो गई 4। तो केवल कितने प्रकार की होती है सर, 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4। एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी मैंने कहा कि सर यदि मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरी वक्रता केंद्र से आती है या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वह आई थी। चौथा, ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। क्लियर हो गई क्या? इतने टॉपिक पूरे क्लियर हो गए तुम्हारे, है ना। एक टॉपिक समतल दर्पण और पढ़ाना था पर आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना बहुत है। क्लियर? इतने टॉपिक कल अच्छे से तैयार करके आना। जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ उस स्पीड से 4 दिन में ये चैप्टर एंड कर देंगे। 4 से 5 दिन मैक्सिमम, है ना। आज पहला दिन था, कल दूसरे दिन में आपको
बनाना आ जाएगा फिगर, और फिगर बनाकर अपन लगभग अवतल दर्पण पूरा खत्म करके यहाँ पर दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करना सीख लेंगे, है ना। तो कल अपन कोशिश करेंगे कि परावर्तन को पूरी तरीके से एंड कर दे और कल ही अपवर्तन शुरू कर दे, है ना। तो फिर भी कोशिश करेंगे 2 दिन परावर्तन, 2 दिन अपवर्तन और 2 दिन वर्ण विक्षेपण। पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। अब कल पढ़ेंगे अपन समतल दर्पण से किस प्रकार फिगर बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो ब्रेक 2 मिनट क्लास।